मेरा नाम मनीष कुमार ओझा है। मैं दुर्ग से आया हूँ और ऐसे पेशे से मैं शिक्षक हूँ। और 2013 में मैंने राजू दीक्षित जी को सुना था और उस समय से लेकर के आज तक राजू दीक्षित जी ने जो जो बताया मैंने उसका पालन किया और आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा, स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, छोटे छोटे चीज़, कब खाना चाहिए, खाने से कितने देर पहले पानी पीना चाहिए, खाने के कितने देर बाद पानी पीना चाहिए। और जैसे कि बताया, मेरे भी यहाँ पर गले के पास एक काला सा दाग हो गया था, तो मैंने भी इन्हीं की तरह सोच करके देखा कि राजू दीक्षित बोले हैं तो थोड़ा सा प्रयोग करके देखा जाए। तो मैंने उसमें तो 2 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 2 महीने में उस दाग को ठीक कर दिया था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का कहना है कि मैं आयुर्वेद की दवाई खा रही हूँ पर मेरे ऊपर आयुर्वेद काम नहीं कर रहा। तो मैं उन्हें एक सलाह दूंगा, पहले आयुर्वेद की दवा बाद में खाना, पहले आयुर्वेद के नियमों का पालन करो। जैसे उदाहरण के लिए आप नॉनवेज वगैरह खा रहे हो और आप आयुर्वेद भी खाओगे तो ये ऐसा हो जाता है कि अमृत और जहर एक साथ लेना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर अगर आप आयुर्वेद को मान रहे हो तो सबसे पहले आयुर्वेद को जानो, और आयुर्वेद को जानने के बाद आपको यही महसूस होगा कि पहले मुझे आयुर्वेद के नियमों को पालन करना चाहिए, फिर मुझे आयुर्वेद दवाएं। मैं कभी, ऐसा नहीं है कि मुझे इतने समय से कभी बुखार हुआ ही ना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि शारीरिक श्रम ज़्यादा हो जाता है तो तबीयत खराब हो जाता है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुलसी का काढ़ा बना के पी लेता हूँ और तुरंत ठीक भी हो जाता हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुलसी काढ़ा पीने से मैं तो ठीक नहीं होता, तो मैं बोला आप आयुर्वेद के नियम का पालन करके देखो, जल्दी आयुर्वेद काम करेगा। हाँ, अभी थोड़ा वातावरण दूषित हो गया है तो थोड़ी सी सारी चीज़ों में थोड़ी सी कमियां भी आ गई हैं। वो सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं रही है जो तुरंत आपके शरीर पे काम करेगी, तो कभी कभार उसका भी असर हो जाता है। तो आयुर्वेद आपके जीवन में, सबके जीवन में काम करेगा। जैसे कि गुरु जी ने बताया था, आयुर्वेद का मतलब ही होता है ऐसा ज्ञान जो आपकी उम्र को बढ़ा दे, तो बिल्कुल उम्र को बढ़ाता है। और मैं ऐसा कहूँगा कि राजू दीक्षित जी के बारे में जब से मैंने जाना है तब से लेकर आज तक मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ। मैं ऐसे पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग का किया हुआ है, यहीं रायपुर में कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था जिसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया में है। काफ़ी अच्छा वहाँ पर पेमेंट वगैरह मिलता था, पर जब से राजू दीक्षित को सुना उसके बाद पता नहीं, वहाँ पर बैठे बैठे चेयर को घुमा लिया, जिस साइड मॉनिटर था, कंप्यूटर था, उसके विपरीत दिशा में अपना चेयर को घुमाया और बहुत देर तक मैंने सोचता रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर राजीव दीक्षित जिस चीज़ के लिए बताते गए मैं उसी का विपरीत काम कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं अमेरिका को और पैसा बढ़ा के दिए जा रहा हूँ। तो मैं फिर उसके बाद विचार किया कि नहीं, मुझे यहाँ से अब छोड़ना चाहिए। और फिर मैं सोचा कि अब जाऊँ कहाँ, तो उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि नहीं, बच्चों के बीच में जा करके राजू दीक्षित जी के ज्ञान के रखूँगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटे पौधे की तरह होते हैं, उनको जो दिशा दिया जाएगा वो उसी दिशा में उगने लग जाते। तो मेरा ऐसा विचार हुआ कि नहीं, बच्चों के बीच में जाके मैं राजू दीक्षित जी के बात को रखूँगा। और आप मानेंगे नहीं, जो मेरा पहला स्कूल था रायपुर कॉन्वेंट, उसी स्कूल का एक बच्चा भी आया हुआ है मेरे पास, ये जानता है मैं जब ये 8वीं में था तब से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और आज कॉलेज में पहुंच गया। और ये तो एक बच्चा है, और ऐसे करके करीबन 1-1.5 बच्चे हो गए होंगे जिनको, जो नॉनवेज से वेजिटेरियन में आ गए, जो सिर्फ मेरे एक बात को, क्योंकि मैं जब बातें रखता था तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बातों को हवा में नहीं रखना चाहिए, तर्कपूर्वक मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि वेजिटेरियन अच्छा नहीं है, नॉनवेज ज़्यादा अच्छा, तो मुझे कारण बता दो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। मैं वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ कि वेजिटेरियन ही मनुष्य के लिए बना है। अब बहुत सारे लोगों ने आए और मुझसे बातचीत भी किया, मैंने बहुत सारे तर्क रखे जो राजू दीक्षित जी से मैंने सीखे थे, वो सारे तर्कों को मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने आखिरी समय ये कहा कि आप सही बोल रहे हैं भाई, वेजिटेरियन ही मनुष्य का असली खाना है। और उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इस बच्चे ने तो अपने पूरे परिवार को बदल दिया, और मेरे कई बच्चे हैं जो अपने पूरे परिवार को बदल दिए। पूरे परिवार, उन्होंने ऐसा खान पान था जो पूरा बीमार पड़े रहते थे अक्सर, और वो अच्छा खान पान खाने लग गए और सही समय पे पानी पीने लगे। सही समय पे आप पानी पीजिए और घुट घुट करके पीजिए। मैंने इस 13 साल में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया, मेरी मम्मी, मेरे बच्चे साक्षी है इस चीज़ के कि मैंने कभी दवाई नहीं खाया।
और कोविड में आप यकीन नहीं मानोगे, कोविड में मैं मेकाहारा जो रायपुर में मेकाहारा में कोविड वार्ड में बिना मास्क के वहाँ के लोगों की सहायता करता था, पर मैं कोई मास्क नहीं पहनता था क्योंकि मैं वहाँ के डॉक्टर बोले कि आपको तो कोरोना हो जाएगा। मैं बोला मुझे मेरे इम्यूनिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता में पूरा भरोसा। मैंने वहाँ पर ऐसे लोगों को भी देखा जो माँ पिताजी खड़े हैं, उनके पिताजी के पिताजी जो थे, उनके जो बच्चे के दादाजी थे वो वहीं पर एडमिट थे। वो खड़े होने पे उनकी कमजोरी आ गई थी, वो गिर गए थे, उनके पैर में चोट लग गया, पूरा खून बह रहा है। पर उसका बच्चा जब दौड़ने को गया तो उसकी मम्मी हाथ पकड़, नहीं बेटा वो कोरोना पेशेंट, उसके पास मत जा। ऐसे ऐसे पेशेंट को भी मैंने देखा और ऐसे ऐसे परिजनों को भी देखा जो अपने ही परिवार वालों के समीप नहीं जा रहे थे। और ये तो मैं जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ, राजीव दीक्षित जी ने भी कहा था और मैं इस पर पूरा समझता हूँ भी, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था कोविड के आड़ में कि लोगों में दूरियां बना जाए। आप थोड़ा सा विचार करेंगे, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, भौतिकी पढ़ाता हूँ, हम अगर मुंह की सामने में अगर कुछ बांध लेंगे तो वैसे भी हमारा ऑक्सीजन पूरी तरह से हम ले नहीं पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं पाएंगे, हमारे शरीर वैसे ही बीमार हो जाएगा। पहले तो हमको बीमार किया गया मास्क पहना करके, दूरियां बना करके, सैनिटाइजर यूज करके, अल्कोहल की मात्रा हमारे छिद्रों से अंदर जाए और हम बीमार पड़े। और जब हम बीमार पड़ जाते थे तो डॉक्टर के पास चले जाते थे। मैंने तो कहीं से सुना था कि डॉक्टरों को सिर्फ ये लिखने के लिए कि हैंस ड्यू टू डेथ ड्यू टू कोरोना, ये लिखने के लिए $5000 दिया जा रहा था। तो इसको बड़े पैमाने पे देखिए, कोई चीज को करने के लिए ना डर का माहौल बनाया जाता है। तो पहले डर का माहौल बनाया गया, सबके अंदर में एक डर बना दिया गया। और चाइना में ऐसा कुछ हुआ नहीं था जितना दिखाया गया था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसे। मुझे तो शुरू में कोविड में ऐसे चीज मैं बच्चों को दिखा के हंसता था, पैर के नीचे से कांटे निकल रहे, बोलते ये कोरोना का सिम्टम्स है। आज तक किसी के पैर में मैंने वैसा सिम्टम नहीं देखा कि पैर के नीचे कांटे आ गए। पहले कोविड जब आया था तब इतना डरा दिया गया था कि ऐसे हो जाएंगे, दाने हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। अरे सर्दी खांसी जुकाम तो कई साल पहले से चल रहा है और आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ये कोई कोरोना नहीं था। हम डर जा रहे हैं। मैंने बच्चों को बोला था, आप यहीं खड़ा है, मेरा बच्चा पूछ लीजिएगा, मैंने कहा कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि आप कोरोना टेस्ट ही मत कराओ, आप चुपचाप दवाई खाओ, चुपचाप आप काढ़ा पियो, स्वस्थ हो जाओगे, कोई जरूरत नहीं है कोई दवाई वगैरह का। और उसके बाद मैंने इनको आज कुछ बताया, मैंने कि ऐसे खाओ ऐसे पियो। और मैं कोई गिनती नहीं करता कि मैं 1000 लोगों को किया या 1500, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं है। मैंने बहुत जगह पर बहुत स्कूलों में, मैंने बहुत स्कूल बदला, रायपुर कॉन्वेंट बदला, फिर महर्षि दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल टाटीबंध में वहाँ पढ़ाया, फिर डीएवी मॉडल स्कूल दुर्ग में वहाँ पढ़ाया, फिर दुर्ग पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, अभी सेंट जेवियर्स में पढ़ा रहा हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूं, राजीव दीक्षित जी का एक कथन था कि कॉन्वेंट स्कूल जो होता है वो कैसे वहाँ के बच्चों को धीरे धीरे अंग्रेजियत में कन्वर्ट करता है, क्रिश्चियन बनाता है। मुझे बहुत चाहत हुई कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा, देखूंगा कैसे ये लोग बदल रहे हैं। फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया। आज भी मैं जो इस स्कूल में काम कर रहा हूँ वो सेंट जेवियर्स स्कूल है और वो क्रिश्चियन स्कूल है। मैं जानबूझ के वहाँ गया क्योंकि मुझे जानना है कि वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हिंदुओं को परिवर्तन करते हैं। और रियल में ये बात जो राजीव दीक्षित कहते थे कि हाँ, बच्चों को धीरे धीरे उनके दिमाग को परिवर्तित किया जाता है, और मैंने देखा, मैंने महसूस किया, और आज भी वहाँ काम करो। लेकिन मेरे रहते तो नहीं सफल हो सकेगा उनका काम, उनका जो मकसद है वो मैं कभी सफल होने नहीं दूंगा। यही काम करते हुए मैंने करीबन 8 से 9 स्कूल बदल दिए और मैं एक स्कूल में नहीं रहता। ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। अगर मेरे को कोई स्कूल से भगा देते हैं तो मैं उसको अच्छी चीज समझता हूँ, क्योंकि वहाँ के बच्चों के तो दिमाग में मैंने वो बीज डाल दिया जिसके लिए मैं उस स्कूल में गया था। अब दूसरे स्कूल में जाने का मौका मिल जाता है तो मैं उसको एक अच्छी भावना से सोचता हूँ। क्योंकि मैं इनके स्कूल में गया था तो मैंने नॉनवेज वगैरह को खुल के बोला, मारने के लिए बोली कि नहीं आपको यहाँ ये सब काम नहीं करने देंगे। मेरे कोचिंग में ताला लगा दिए, मुझे मारने के लिए रात को 11:30 बजे फोन कर रहे थे, आप आओ आपको मारेंगे। मैं बोला आपको मारना है तो मेरे घर आके मारो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा रात को 11:30 बजे। मेरी माँ भी थोड़ी भावुक हो गई थी, बोलती है मत जा, हम लोग तुझे मारेंगे, इसलिए बोलती थी नॉनवेज वगैरह को खुल के मत बोला कर, देख क्या हो गया घर में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उन लोगों ने अगले दिन सुबह गया तो वो लोग बोले कि आपको एक आवेदन देना होगा जिसमें माफीनामा पत्र देना होगा, आपको उसके बाद कहीं काम नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा बहुत सारे। और उन लोग बोले कि, मैं बोला देखो बात अगर आप नॉनवेज को लेके बोलोगे तो वो तो सर कटा दूंगा, लेकिन ये बात नहीं बोलूंगा कि नॉनवेज मनुष्य के खाने के लिए है। इस बारे में आप आए हो तो फिर मैं नहीं झुकूंगा, आप चाहे आपको जो करना है कर सकते हो। तो फिर वहाँ की प्रिंसिपल मैडम जो नॉन वेजिटेरियन खाती थी वो भी मेरे पक्ष में बोली कि नहीं मैं भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो सोची कि मैं ऐसा बोलूँगी तो शायद मनीष सर को छोड़ देंगे लोग। तो वो अपने तरफ से अपनी बातें रखी।
फिर और भी कुछ कारण था, उन लोगों ने एक बच्चे को मैंने थोड़ा सा मार दिया था। तो वो बच्चे को इसलिए मारा था क्योंकि 9-10 दिन से वो छुट्टी मार रहा था, और मैंने बोला कि छुट्टी क्यों मार रहे हो बेटा इतने दिन से। तो मेरे से बहुत ताव में बोला नहीं आऊँगा और नहीं एप्लीकेशन दूंगा, क्या कर लेगा, इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। आजकल के माँ बाप से मैं ये कहूँगा कि बच्चों को सिर्फ प्यार मत करें, क्योंकि ना एक छोटा सा मेरे मस्तिष्क में एक कहानी है जो मैं आप सबके सामने में रखूंगा। बहुत प्यारा कहानी है। एक बच्चा था जिसका पिताजी का डेथ हो गया था, और उस बच्चे को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, अत्यधिक प्यार। वो बच्चा कांच का कुछ फोड़ देता तो भी मुस्कुराती, कुछ अच्छा काम करता तो भी मुस्कुराती, कभी उसको चाकू लग जाता, उसकी माँ को ऐसा हाथ में मार देता चाकू, खून बहने लगता तब भी मुस्कुरा देती। मतलब कुल मिला के कोई भी काम करता था वो बच्चा, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, माँ का सिर्फ एक ही रिएक्शन होता था, मुस्कुरा देती थी वो। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके दिमाग में ये एक इमेज बनता चला गया कि नहीं कुछ भी करो माँ तो मुस्कुरा देती है। अब ऐसा एक दिन वो मॉल चला गया, वहां पर कुछ ले करके जाने लगा तो वहां का सिक्योरिटी रोका तो उसको चाकू मार दिया। ये रियल घटना नहीं है, पर ये समझने के लिए सांकेतिक अर्थ को समझने का प्रयास करना आप इसके। अब वो मार दिया तो पुलिस आके पकड़ ली, उसको लेके गई और बोली अब आपको फांसी की सजा होगी। तो बोलता मैंने किया क्या है? बोला तूने किसी को मारा है, अब तुझे फांसी की सजा होगी। तो बोलता मेरी माँ तो हमेशा मुस्कुराती थी, मैं कुछ भी करता था। तो बोलती ये गलत है, माँ भी गलत की है। तो उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरे को एक बार अपनी माँ से मिलना है। तो उसकी माँ आई तो उसकी माँ को गले लगाया और उसके कान को पकड़ के दांत से उसको खींच दिया, पूरा ब्लड निकलने लग गया उसकी माँ का। तो उसकी माँ ने कहा बेटा ऐसा क्यों किया? बोलते यही कान था ना जिसमें कुछ अच्छे शब्द निकलते थे और बुरे शब्द निकलते थे, तब भी तो एक ही प्रतिक्रिया देती थी। अगर उस समय मुझे डांट दिया होता, मार दिया होता तो मुझे पता चल जाता कि क्या सही है और क्या गलत है। माँ का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, इसलिए माँ को निर्माता भी कहा जाता है। तो आप लोगों के ऊपर बिल्कुल बच्चे को सिर्फ प्यार मत कीजिए, जहां गलती है वहां डांटिए। बच्चे जो होते हैं वो जब पैदा होता है एक एक रिएक्शन को देखते हैं, माँ क्या कर रही है, माँ क्या बोल रही है, एक एक आवाज को गहराई से समझते हैं। तो आपका एक एक प्रतिक्रिया उनके लिए रामबाण हो जाता है। तो उनके जीवन का जो चरित्र होता है वो आपके एक एक आचरण पर निर्भर